Hello everyone, welcome to the channel Rajnetri, and today in this video we are going to talk or basically review some of the videos that are already available on the YouTube, which are talking about the darker side of UPSC or basically all the competitive exams. And since I have also wasted a lot of time in these competitive exams, I really want to talk about these videos that are going on and why now they are talking about the darker side of UPSC and now not, and why these videos or basically this information is relevant at this point of time. ये सारी जानकारी इस समय अवेलेबल तो है, लेकिन इसको किस तरीके से इंटरप्रेट करना है या करना चाहिए और किस तरीके से इस बारे में सोचना चाहिए, क्यों हमारी पॉपुलेशन को ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, इस वजह से मैं इस वीडियो को बना रही हूँ। तो देखते हैं कुछ वीडियोज़ एंड आई विल शेयर माई ओपिनियंस और आई एम ऑल्सो आस्किंग फॉर योर ओपिनियंस इन द कॉमेंट सेक्शन. So about this platform Rajnetri, I'll talk to you later in some other separate video, but let's come to the point and let's talk about what the dear sir is saying. आप वो चक्की चला रहे थे, फिर अचानक एक दिन आपका उस पीडीएफ में नाम आता है, आपकी टांगें कमजोर हो जाती हैं, आप रोने लगते हैं क्योंकि अंततः आप एक बड़े अधिकारी बन गए। अच्छा तो लगेगा कहानी सुनने में, लेकिन सच्चाई क्या है? मैंने बार बार कहा है, सक्सेस स्टोरीज अपने प्रभाव में टॉक्सिक है। कि जिस कोचिंग इंडस्ट्री की हम बात कर रहे हैं उसका 2022-23 का जो आकार था वो 58,000 करोड़ था, वह 14% की रफ्तार से बढ़ रहा है और उसको 1,40,000 करोड़ 2028 तक हो जाना है। एक रूपता समाज के सपनों में लाते हैं तो विविधता या विषमता से आने वाले लोगों में जो निचला तबका होता है, जो मार्जिनलाइज सेक्शन होता है, वह इस एक रूप सपने को पाने में सबसे पीछे हो जाता है। प्लीज सिट डाउन में आपका स्वागत है। अभी करोल बाग के ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की बात कर रहे हैं जहाँ पे 58,000 करोड़ से 1,40,000 करोड़ तक कोचिंग इंस्टीट्यूट पिछले 2022 से 2028 मतलब 5 से 6 साल में 14% की ग्रोथ किया है। ये पूरी इंडस्ट्री जो कोचिंग इंडस्ट्री है, तो ये क्यों ग्रोथ कर रही है? बिकॉज 2022 से 2028, अभी तो 2028 आया नहीं है, बट बेसिकली दिस इज़ समथिंग दैट दे आर एक्सपेक्टिंग कि इतना ग्रोथ होगा। तो ये जो टीचर्स हैं, इन लोगों ने, मैं जब से इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ, मैंने जब से शुरुआत की थी, अभी तो मैं नहीं कर रही हूँ एंड आई एम आउट ऑफ दिस रैट रेस, लेकिन ये महाशय को मैं सिखाते हुए ही देख रही हूँ। ये टीचर हैं और शुरुआत से ही टीचिंग कर रहे हैं। इन्होंने अपना जितना छापना था छाप लिया है एंड नाउ सडनली ही इज़ टॉकिंग। अभी कहीं ना कहीं से इनकी आत्मा जाग गई है और अब ये जो मोरल सेंस है, या नाउ ही इज़ टॉकिंग अबाउट द, इनकी कहीं ना कहीं आत्मा जाग गई है और ये मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है इनके अंदर कि अब ये यूपीएससी की डार्कर साइड भी बताएं। आप तब कहाँ थे जब आप कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे थे या लोगों से लाखों में फ़ीस ले रहे थे या दिल्ली के उस समंदर में लोगों को डूबता हुआ देख रहे थे? तो अब सडनली अब क्यों जागृत हो गई है ये आत्मा? तो देखते हैं और क्या कहते हैं ये, और कैसे इस पूरे डायलॉग को देखने समझने की ज़रूरत है। वी विल टॉक मोर अबाउट इट, लेट्स सी। 3 बच्चे, नेविन, श्रेया, तान्या, जो अब हमारे बीच नहीं है, उनको लेकर अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से सवाल पूछे हैं, लेकिन मैं उस उम्र में हूँ जब मेरे अपने बच्चे नेविन, श्रेया और तान्या की उम्र के हैं। मुझे लगा कि इनके माता पिता के पास जाऊं और उनको झकझोर कर पूछूं कि आपने क्यों इन बच्चों को यहाँ भेजा। जाहिर है कि उस परिणति के लिए तो नहीं भेजा था जो उनके साथ हुई, लेकिन जिस भी चीज के लिए भेजा वो क्या थी? क्या वो इस लायक थी कि इसके लिए हम अपने बच्चों को जान जोखिम में डालने के लिए भेजें? ये एक रेटोरिकल सवाल। तो ये पूछ रहे हैं कि क्या यूपीएससी इतनी इम्पोर्टेंट थी कि जो 3 बच्चों की डेथ हुई अभी बाढ़, बेसिकली पानी भर जाने पर लाइब्रेरी में और करंट लग जाने पर 3 बच्चों की जो मौत हुई, तो उनके माँ बाप से ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ये जो लड़ाई थी वो इतनी इम्पोर्टेंट थी? तो आप उन माँ बाप से सवाल कैसे पूछ सकते हो? ये प्रेशर उन माँ बाप पर, इस तरीके के हमारे देश में जो मिडिल क्लास के माँ बाप होते हैं उन पर सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है।
और ये प्रेशर कौन डालता है? इस तरीके के कोचिंग वाला जो पढ़े लिखे होते हैं, जो बुद्धिजीवी होते हैं लोग, और अपने ये तथ्यात्मक बातों से पॉइंट टू पॉइंट देते 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 मिडिल क्लास के माँ बाप पे इतना ज़्यादा प्रेशर होता है। एक तो तनख्वाह सीमित होती है कि उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो अपने बच्चों को 10-10 साल बिजनेस करने के लिए पैसा दे दें। प्लस हमारे देश का बिजनेस एनवायरनमेंट आपको पता ही है कि कितना uncooperative है. We have startups from our country, but the percentage of profitability of those startups versus the ratio of debt they have taken is very less. तो वो डेट लेड स्टार्टअप्स हैं, ना कि प्रॉफिटेबिलिटी लेड. ज़ीरोदा मीरोदा 2-4 स्टार्टअप्स हैं जो बहुत ही प्रॉफिटेबल हैं, बूटस्ट्रैप्ड हैं और आगे बढ़ रहे हैं. लेकिन हमारे देश में बहुत ही कम स्टार्टअप्स हैं जो प्रॉफिटेबल है. तो मिडिल क्लास है हमारे देश का सबसे ज़्यादा परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन, और उन माँ बाप पे सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है अपने बच्चों की लाइफ को बेहतर बनाने का. तो ये माँ बाप से सवाल पूछना बहुत ही गलत है. लेकिन ये बात ये सही भी है कि सबसे ज़्यादा माँ बाप ही प्रेशराइज करते हैं हमारे देश में बच्चों को यूपीएससी या जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनकी तरफ जाने के लिए. बट एट द सेम टाइम ये सवाल सरकार से भी पूछा जाना चाहिए कि भैया क्यों इस तरीके की सोशियो इकोनॉमिक सिचुएशन है कि अधिकतर परसेंटेज ऑफ युवा गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ जा रहा है, ना कि एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या प्राइवेट सेक्टर की तरफ. तो सिर्फ माँ बाप की जगह गवर्नमेंट सेक्टर से भी सरकारों से भी पूछना चाहिए कि एम्प्लॉयबिलिटी कहाँ है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने की ज़रूरत है हमको, ना कि माँ बाप से सवाल पूछने से. पहले उनको प्रेशराइज़ करो कि बच्चों को भेजो कॉम्पिटिटिव, तुम्हारी कोचिंग में पैसा बन गया. अब तुम वही माँ बाप से जाके पूछो कि भैया अपने बच्चों को मरने के लिए यहाँ क्यों भेजा. तो ये क्या तरीका है? एक शिक्षक होने के नाते मैं जानता हूँ कि इस तरह के सवाल आमतौर पर नीति की नज़र में, पॉलिसी की नज़र में रिटॉरिक्स कहे जाते हैं. रिटॉरिक तो है. लेकिन इस रिटॉरिक के सहारे मैं ये पूछना चाहता हूँ शायद अपने आप से कि हमारे युवा आजकल इस सपने के पीछे जिस ताकत से भाग रहे हैं, जिस ताकत से ये 3 बच्चे करोल बाग की उस बेसमेंट में बाहर तेज बारिश के बावजूद टिके हुए थे, वह क्या है, वह क्या दबाव है जिसके चलते यह हो रहा है. इन नटशेल आई विल बी टॉकिंग अबाउट दिस यूपीएससी रश. क्यों सब लोग फिलहाल सपनों की एक ही दिशा को फॉलो कर रहे हैं, फिर उसके क्या जोखिम है और उसके क्या नुकसान है, क्या क्या कुल मिलाकर व्यक्ति के स्तर पर, समाज के स्तर पर इसके लिए क्या क्या सवाल बने. सपनों की एक ही दिशा क्यों है? क्यों इसलिए है क्योंकि हमारे देश में दूसरे जॉब्स की कदर ही नहीं है. अगर कोई आपसे कहे कि आपका बच्चा एक्टर बनना चाहता है, या आपका बच्चा आपसे कहे कि आप वो एक्टर बनना चाहता है, मॉडलिंग करना चाहता है, या फिर लेट्स से कुछ नहीं, बस एक झाड़ू पोछा लगा काम वाली बाई बनना चाहता है. मान लो किसी को कुछ नहीं आता, वो कहता है कि मेरे को पढ़ाई नहीं करना, मैं तो झाड़ू पोछा लगा के किसी के घर में काम करूँ. तो क्या आप उसको घर में ही सम्मान की नज़रों से देखोगे? समस्या ये है कि आप झाड़ू पोछा लगाने वाले को सम्मान की नज़र से देखते हो क्या? हमारे देश में काम की वैल्यू नहीं है. सरकारी नौकरी में भी लोग नौकरी पा लेते हैं, फिर वो उस काम को ईमानदारी से और बिल्कुल परफेक्टली नहीं करते तो भी उनकी इज्जत होती है. घूस ले रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, एक एक जो ऑफिसर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है गवर्नमेंट में वो नहीं एग्जीक्यूट कर रहा है, उसको फिर भी इज्जत मिलती है. लेकिन प्राइवेट सेक्टर में व्यक्ति पूरी ईमानदारी से काम कर रहा है, उसको फिर भी इज्जत नहीं मिलती. इस वजह से यहाँ पर सपनों की डाइवर्सिटी नहीं है, इसलिए सारे लोग एक ही तरफ जा रहे हैं. तो ये प्रॉब्लम हमारे समाज की है, साथ साथ गवर्नमेंट की भी है, प्राइवेट सेक्टर की भी है, क्योंकि उसने अपनी जो जॉब्स हैं उनको इतनी रिस्पेक्टेबिलिटी अभी तक लेकर नहीं आ पाए हैं. सो दिस इज़ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी सेक्शन ऑफ आवर सोसाइटी. एंड लेट्स सी व्हाट दिस जेंटलमैन इज सेइंग फर्दर. पहले तो इस ट्रेंड को ही समझने की कोशिश करते हैं जिस ट्रेंड में ऐसा प्रतीत होता है या हमें ऐसा प्रतीत कराया जाता है कि ये तमाम बच्चे किसी बहुत महान स्वप्न के लिए अपने दिन रात एक कर रहे हैं. और ये महान स्वप्न क्या है? ये महान स्वप्न केंद्र सरकार में ग्रुप ए की कोई सेवा
कोई सर्विस, कोई नौकरी पा लेना है। पिछले 2 सालों में मैंने 50 कैंपस में जाकर मैंने आईआईटीज में ये बात की, मैंने एनआईटीज में बात की, मैंने अन्य इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस में ये बात की कि हमें इस बात पर सवाल उठाने की जरूरत है कि क्या ये से विशेष तौर पर बड़ा पलायन हुआ है इस सपने की तरफ जिसे हम यूपी। इंजीनियर्स की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अगर आप सामान्य ट्रेंड देखें तो आप पाएंगे कि इंजीनियरिंग से विशेष तौर पर बड़ा पलायन हुआ है इस सपने की तरफ। इंजीनियरिंग से पलायन क्यों हुआ है? क्योंकि हमारे देश के जो अधिकतर इंजीनियर्स हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों से इन द सेंस फ्रॉम टाउन्स, स्मॉल टाउन्स, बेसिकली जो लास्ट टायर टाउन्स होते हैं वहाँ से आते हैं, स्कूलिंग करते हैं, अपने आईआईटी के सपने पूरे करते हैं, AIEEE और स्टेट इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग एग्ज़ाम्स को क्लियर करते हैं और फिर यहाँ पे इंजीनियरिंग में आते हैं। लेकिन दिक्कत क्या है, क्योंकि वो ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं। मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति है, बच्चा है, वो इंजीनियर बनता है, लेकिन उसके माँ बाप कौन है? ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले माँ बाप हैं। अब वो व्यक्ति बन जाता है कंप्यूटर साइंस इंजीनियर। वो कर रहा है कोडिंग से वो सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है। लेकिन उसके माँ बाप की समस्या क्या है? वो जिस जगह पे रह रहा है प्रॉपर्टी से रिलेटेड समस्या है, लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड समस्या है, या जो समस्याएं दे आर मोर ऑफ फिजिकल इन नेचर, बेसिक रूट प्रॉब्लम्स में उसके पेरेंट्स रह रहे हैं, या वो जिन जगहों से आता है। तो वो रियलाइज़ करता है आफ्टर इंजीनियरिंग और मे बी आफ्टर वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट सेक्टर कि आई एम नॉट सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स विच माई पीपल आर फेसिंग। तो इस वजह से वो सोचता है कि मैं यहाँ पे करूँगा क्या, जो जॉब करने के बाद या जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद आते हैं। या फिर उसके साथ साथ वो फैमिली भी उसको बोलती कि भैया आप करोड़ों का पैकेज कमा रहे हैं, आप विदेशों में रह रहे हैं, यू आर लिविंग अ पॉश लाइफ, बट हम जिन्होंने तुमको इतना पढ़ाया लिखा है, वी आर लिविंग द बेसिक लाइफ विच यू एज एन इंजीनियर यू आर लिविंग द टॉप क्लास लाइफ इन सम लाइक लेट्स से यूएस में, कोरिया में, जापान में, हांगकांग में। और जो माँ बाप हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में, उनकी जो रूट प्रॉब्लम्स हैं, जैसे डिसेबल्ड फैमिली, इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम्स है, गवर्नमेंट ऑफिस में काम नहीं होते हैं, एंड बहुत ज़्यादा फिजिकल हसल होता है। तो वो रियल प्रॉब्लम्स बच्चे जो हैं वो दे आर कंपेल्ड बैक टू कम बैक टू देयर रूट्स एंड ट्राई टू प्रोवाइड अ सोल्यूशन टू द रूट्स। मतलब ये तो एक सोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया। फिर इसके साथ साथ ये है कि वो इतना कर लिख गया, पढ़ गया, इंजीनियरिंग कर ली, उसके बाद भी उसको वो इज्जत उसके माँ बाप की आंखों में नहीं है, उसके रिलेटिव्स या फैमिली मेम्बर्स या फ्रेंड्स की आंखों में। फ्रेंड्स अगर इंजीनियरिंग वाले होंगे तो ठीक है, अदरवाइज अगर वो तो जहाँ से आप आते हो वो बहुत ही डिसाइसिव होता है कि आप किस तरीके का करियर चूज़ करते हो। तो आपके माँ बाप, आपके रिश्तेदारों की नज़र में इफ़ यू आर नॉट डूइंग गुड, देन आपका जो 1 करोड़ का पैकेज है, इट डज नॉट हेल्प यू इन योर हार्ट टू लिव अ हेल्दी हैप्पी लाइफ। ये वो कहीं ना कहीं एक कुरेदता रहता है अंदर अंदर, और आपको एक जॉब की तरफ, एक ऐसी जॉब की तरफ जहाँ पे आपकी उन लोगों की नज़रों में इज्जत बढ़ जाए। तो ये कहीं ना कहीं एक स्टेटस प्रॉब्लम है। इट्स नॉट एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इट्स अ स्टेटस प्रॉब्लम। तो हमारी सोसाइटी स्टेटस ड्रिवन सोसाइटी है, इस वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो लेट्स सी, अभी तो देखते हैं क्या कहते हैं, लंबा वीडियो हो जाएगा बट लेट्स सी। जिसे हम यूपीएससी का सपना कहते हैं, तो इस ट्रेंड को समझना लार्जर देन लाइफ एजुकेशन यानी कि कर रहे हैं उसका 2022-23 का जो आकार था वो 58,000 करोड़। जरा समझिए कि हायर एजुकेशन का हमारा यूनियन बजट कितना है। इस बार का शामिल नहीं कर रहे हैं, हम जानते हैं कि यह एक कंकरेंट सब्जेक्ट है तो कुछ पैसा राज्य सरकारें भी जमा करेंगी, लेकिन केंद्र सरकार जिन जिन जगहों पर केंद्रीय जो विश्वविद्यालय हैं, जो केंद्रीय वित्त से चलने वाले स्कूल, कॉलेज, IIT, JEE, IITs और NITs और तमाम चीजें, उन सबको मिलाकर 47,000 करोड़ रुपया खर्च होता है। इस कोचिंग इंडस्ट्री फिलहाल 60,000 करोड़ थी पिछले साल, जो बढ़कर 14% इस बार बढ़ गई होगी। कुल मिलाकर वो 1,40,000 करोड़ हो जाएगी। यानी कि जहां हमें समाज के तौर पर, राज्य के तौर पर, सरकार के तौर पर इन्वेस्ट करना था, वहां कम इन्वेस्ट कर रहे हैं, खर्चे को कम कर रहे हैं और लोगों को ये भ्रम दे रहे हैं, बच्चों को स्टोरीज को बेचने की एक तरह की पूरी टॉक्सिक दुनिया शुरू होती है। और मैं हमेशा इसलिए कहता हूं स्टैटिस्टिक्स को देखिए, नंबर्स को देखिए।
Welcome to Zephyron, where सो ये कह रहे हैं कि जो हमारा टोटल सरकारों का बजट है, कंबाइंड बजट ऑफ स्टेट एंड सेंटर इज़ 47,000 करोड़, एंड जो प्राइवेट इंडस्ट्री, कोचिंग इंडस्ट्री का जो बजट है वो 58,000 करोड़ है, और जो आगे जाके बढ़ के 1,40,000 करोड़ हो जाएगा। तो हमारा जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमने अपने जो एजुकेशन में इन्वेस्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सरकारों ने उसको क्या कर दिया है, प्राइवेट पे छोड़ दिया है कि हाँ भाई हम अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, वी आर नॉट इन्वेस्टिंग इन इनफ मनी ऑन दिस। अब वो जो पैसा, क्योंकि मेरे को ये लगता है कि ये जो बेसिकली कहीं ना कहीं टैक्स इज़ अ मेजर इशू। सरकार के पास पैसा नहीं है, इसलिए वो सरकार एजुकेशन में इतना पैसा इन्वेस्ट नहीं कर पाती है, क्योंकि वो उसकी जो प्रायोरिटीज़ है वो बहुत सारी अलग प्रायोरिटीज़ हैं, सब्सिडीज़ एंड माफ़ करना लोगों का, यू नो ऑल द थिंग्स। जैसा सरकार जो है, जो गरीब लोगों को मदद करने के लिए किस किस तरीके से, किस किस स्कीमों के अंदर पैसा मुफ्त में बांटती जाती है। तो जब पैसा सारा वहाँ जाएगा तो एजुकेशन में कितना पैसा आएगा? इसलिए सरकार एजुकेशन में पैसा खर्च नहीं करती है। तो सारा बर्डन कहाँ आ जाता है? मिडिल क्लास पे आ जाता है। मिडिल क्लास सबसे ज़्यादा टैक्स भरती है, सरकार को देती है। गरीब तबका सबसे ज़्यादा सरकार की सब्सिडीज़ का फ़ायदा उठाता है, और अमीर तबका, उसके तो बच्चे बाहर ही पढ़ते हैं तो उनको कोई लेना देना नहीं है हमारी एजुकेशन में। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम में मिडिल क्लास है, दोनों तरफ से। वो पैसा भी उसके पास नहीं है, और जो वो टैक्स भरता है उसका वो उपयोग भी नहीं कर पाता है, सरकार के पास उसका पैसा भी नहीं आता है। तो देखते हैं क्या होता है और आगे क्या कह रहे innovation हैं। meets collaboration in one seamless platform, a unique platform connecting global. तमाम सोशल मीडिया कंजम्पशन में, तमाम सक्सेस स्टोरीज की रील्स में, वीडियोस में, ओटीटी, यू कैन डू इट नहीं होता है तो इसका मतलब है कि आपने पर्याप्त एक्शन होगा। इसलिए आपको जिन चीजों से सीखना है वो सक्सेस स्टोरीज नहीं है, फेलियर स्टोरीज है। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। बट व्हाट इज, कुछ तरीके की सेवाओं के लिए, कुछ सर्विसेज के लिए, कुछ सपनों के लिए, कुछ तरीके की नौकरियों के लिए हमारे समाज में, हमारी अर्थव्यवस्था में लोगों के पास बहुत सारे अवसर अब नहीं बचे हैं जिंदगी को व्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए। तो सही बात यह है कि मैंने इस बात को अलग अलग मंचों पे कहा है कि सोशल मोबिलिटी हमारे देश में इस समय दुनिया भर में शायद सबसे कम जिन देशों में है उनमें से एक है। अपने आसपास देखिए, आप अधिकांशतः पाएंगे, अगर आप उन सक्सेस स्टोरीज के पीछे नहीं भाग रहे हैं जो कि वीडियोस में दिखाई जाती है, तो आप पाएंगे कि अधिकांश लोगों के मामले में युवा पीढ़ी की स्थिति अपने माता पिता की जो स्थिति थी उससे दुर्भाग्य से कमतर दिखाई दे रही है। और किसी भी समाज में जब ये सोशल मोबिलिटी के नेगेटिव होने का लक्षण होता है, जब संतानों की आर्थिक सामाजिक स्थितियां अपने माता पिता से कमतर या केवल वही हो, तो इसका मतलब है कि समाज आगे नहीं बढ़ रहा है, समाज वहीं रह गया है। और हमारा सोशल मोबिलिटी इंडेक्स अगर आप देखेंगे पूरे देश का, तो समझ में आएगा कि स्थिति दरअसल लगभग वैसी ही हो गई है। हमारे यहाँ लगभग नेगेटिव सोशल मोबिलिटी इंडेक्स है, यानी कि आगे बढ़ने की संभावनाएं कम हुई है, और चूंकि कम हुई है इसलिए बहुसंख्यक नहीं है। इसका मतलब किसी भी मापदंड पर अगर आप मार्जिनलाइज्ड हैं तो आपके लिए यह प्रतियोगिता और भी मुश्किल हो गई, और इस प्रतियोगिता की मार्केटिंग और ज्यादा हो गई। क्यों? एग्जिट प्लान रेडी रखिए, क्योंकि बन गया है, उसके जो प्रभाव होंगे उसमें। अब सर समझा रहे हैं कि भैया जब भी आप कंपटीशन की तैयारी करने आए तो अपना एग्जिट प्लान के साथ आएँ। ये तो हर व्यक्ति को पता होता है, बट द सेम टाइम वही होता है कि आप इतने समय आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी में कर रहे हैं तो यू वांट समथिंग आउट ऑफ इट। हमारे देश में वही, जैसा कि सर बता रहे हैं कि इतना रिसोर्स नहीं है कि यू कैन अफोर्ड टू लेट इट गो। एक बार इंसान तैयारी कर लेता है तो फिर सोचता है यार कुछ तो मिले इसमें, फिर वो उस कुछ तो मिले के चक्कर में उसके 4-5 साल 6 साल कहाँ चले जाते पता ही नहीं चलता। तो दिक्कत वही है कि सोशल मोबिलिटी नहीं है हमारे देश में। सोशल मोबिलिटी क्या है कि एक पीढ़ी दो पीढ़ी के अंदर वो बता रहे हैं कि पिछली जो नई पीढ़ी है वो पिछली पीढ़ी से बेहतर नहीं हो पा रही है। क्यों बेहतर नहीं हो पा रही है? क्योंकि ये सरकारी रास्ते में, मतलब बहुत ही कम ऐसे रास्ते हैं जहाँ से आपको एक प्रॉपर व्यवस्थित जीवन मिल सके। पुरानी पीढ़ियाँ, यू नो दे द पुरानी पीढ़ी इसलिए व्यवस्थित
वो भी नहीं थी, व्यवस्थित तो नहीं थी पुरानी पीढ़ियाँ, लेकिन ये थी कि उनकी जितनी आय थी उनके खर्चे उससे कम थे। हमारी पीढ़ी में समस्या ये है कि जितनी हमारी आय है हमारे खर्चे उससे ज़्यादा हैं। तो इस वजह से हम अपनी जो पुरानी पीढ़ी थी, माँ बाप की पीढ़ी थी, उससे बेहतर नहीं हो पा रहे हैं। तो उसकी दिक्कत ये है कि अब हमको हमारे एम्प्लॉयमेंट चॉइसेस इस तरीके से चुनने पड़ेंगे कि वहाँ पर हमारी जो इनकम है हमारे खर्चों से बड़ी हो। एंड उसके लिए आपको रिस्क लेना पड़ेगा, उसको आप उसके लिए आपको सोसाइटी को चैलेंज करना पड़ेगा। उसके लिए आपको यू हैव टू फॉलो द अनकन्वेंशनल पाथ इन ऑर्डर टू इम्प्रूव योर लिविंग स्टैंडर्ड्स, एंड यू डू नॉट हैव टू गो विद द प्री-सेट पाथ प्रोवाइडेड बाय द सोसाइटी। तो अब ये जो ज्ञान आ रहा है सारा कोचिंग वाला से एंड ऑल ऑफ दैट, उनने अपनी मिंटिंग मनी की कर ली है। अब जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, आई वॉन्ट यू टू नो दैट यू डोंट हैव टू फॉल फॉर द ट्रैप। यू हैव टू मेक चॉइसेस दैट कम फ्रॉम योर हार्ट एंड नॉट फ्रॉम द सोसाइटी। बस एक ही तरीका है, अपनी सबसे पहले एक फील्ड पकड़ लो, काम पकड़ लो, और उसमें इतने एक्सेल हो जाओ कि फिर आपको ये जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं ये सारी सेवाएं हैं। आप किसी की सेवा तब कर पाते हो जब आप पहले खुद संपन्न होते हो। पहले अपनी ताकत बढ़ाओ, अपने काम से बढ़ाओ, अपनी स्किल सेट बढ़ाओ। You need to be skilled, then only you can serve. So this is the primary goal that you need to keep in your mind, and don't waste your time in these competitive exams unless you have a a fixed career for yourself. Then only you can make a good outcome of ये। सोसाइटी की मदद तब कर पाओगे जब पहले खुद की मदद कर लो। इसलिए सोसाइटी के रास्तों पे मत चलना, खुद के रास्तों पे चलना, एंड पूरी ताकत से चलना। बेसिकली क्या होता है, आपकी 20-22 साल की उम्र में आपको समझ में आ जाता है कि कौन कौन सी चीज़ें आपको इंटरेस्ट करती हैं, कौन कौन सी चीज़ें आपका बेंट ऑफ माइंड समझ में आ जाता है। तो फॉलो योर बेंट ऑफ माइंड, किस फील्ड में आपको इंटरेस्ट आता है उस फील्ड में जाओ। रिसर्च इंटरेस्ट, मतलब स्कॉलरशिप्स लो, दुनिया भर में जाओ। ज़रूरी थोड़ी है कि इसी देश में रह के आप अपनी एजुकेशन तैयारी करो। अपना नॉलेज बढ़ाओ। अब तो आपके पास इंटरनेट है, उस इंटरनेट का सही उपयोग करो, एंड इस सोसाइटी की बातों में मत लगो। सो दिस इज़ वाई दिस इज़ वॉट आई वॉन्टेड टू देखना चाह रही थी कि ये महाशय क्या कह रहे हैं। अब सडनली इनको ज्ञान देने की ज़रूरत पड़ गई है हमारे देश के लोगों को। But at the same time, youth of this country I know is very smart. You need to work upon, you need to work as per your own thoughts, और अपने 10 साल का रोड मैप बनाओ, प्लान करो, and achieve it. You don't have to go for any competitive exam. That is the fact.